हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है शिक्षा पल्स में। तो एक्शन रिसर्च की इस सीरीज़ में आज हम एक्शन रिसर्च लेने वाले हैं मैथमेटिक्स का। लेकिन आज जो हम एक्शन रिसर्च ले रहे हैं, या मैं अगर कहूँ तो क्रियात्मक अनुसंधान रिपोर्ट जो हम ले रहे हैं वो हम हिंदी में लेंगे, क्योंकि एक सब्सक्राइबर की एक डिमांड आई थी कि आप मैथ्स की एक एक्शन रिसर्च हिंदी में भी दीजिए, और उन्होंने टॉपिक भी दिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी व्यूअर्स के लिए भी मैं एक एक्शन रिसर्च लेके आऊँ इस चैनल पर। तो आज जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी जो रिपोर्ट हमने बनाई है वह बनाई है हमने कक्षा 7 गणित के लिए। और हमारा जो विषय रहने वाला है, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वह रहने वाला है कक्षा 7 गणित में गणना से संबंधित समस्याओं का अध्ययन। तो इसमें सबसे पहले शोधकर्ता का नाम आएगा, जहाँ पर आप रिसर्चर अपना नाम लिखेगा। उसके बाद हम जाते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड होगी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में हम वही बताएंगे जो हमने टॉपिक अनाउंस किया था, उसी टॉपिक को लिखेंगे। गणित में गणना एक महत्वपूर्ण कौशल है। हम पहले उसके बारे में बताएंगे कि गणना की क्या इंपॉर्टेंस है गणित में, और फिर हम बताएंगे कि कक्षा 7 के छात्रों को गणना करने में कठिनाई हो रही थी, और इसी पर हम अपनी शोध यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। और उसका फिर हम थोड़ा पृष्ठभूमि दे रहे हैं इस वाली स्लाइड में। तो इसमें मैंने 3 अलग अलग पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं रोक के। नेक्स्ट बारी आती है उद्देश्य की। उद्देश्य जो कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य क्या है इस शोध का? तो इस शोध का सबसे पहला उद्देश्य यही होगा कि हम समस्या की पहचान करेंगे, यह पता लगाएंगे कि छात्रों को गणना में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर होगा शिक्षण तकनीकों का विकास। अब अगर हमारी रिसर्च कोई प्रॉब्लम पकड़ देती है और उस प्रॉब्लम को हम अपने रिसर्च के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं, हम उसमें पॉजिटिव कुछ इफेक्ट ला रहे हैं, तो उससे जो हमने टेक्निक यूज की तो वो टेक्निक ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाएगी। तो इससे शिक्षण तकनीकों का विकास भी होगा। रुचि बढ़ना। हाँ, अगर बच्चों को गणना करने में अब दिक्कत नहीं आ रही तो उनका गणित को लेकर जो रुचि है वो उनमें और बढ़ेगी। और फिर लास्ट है प्रभावशीलता का मूल्यांकन। यह जांचना कि नियमित अभ्यास और गणना कौशल में सुधार के लिए नई शिक्षक विधियाँ प्रभावी है या नहीं। तो जो हमने टीचिंग टेक्निक्स मेथड यूज किया, उससे इस एक्शन रिसर्च रिपोर्ट से उसका भी हमको इवैल्यूएशन एक मिल जाएगा कि जो हमने टीचिंग मेथड्स या टेक्निक्स जो हमने यूज किए क्लास में रिजल्ट्स लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, क्या वह सच में इफेक्टिव थी या नहीं थी। नेक्स्ट बारी आती है विद्यालय के लिए इस अध्ययन का महत्व। जो हम ये क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं, जो हम ये रिसर्च कर रहे हैं, वो स्कूल के लिए कितनी बेनिफिशियल है, स्कूल के लिए किस हिसाब से बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले वही आएगा पॉइंट कि गणितीय दक्षता में सुधार। छात्रों की गणितीय दक्षता में सुधार होगा, उनके मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट आएगा, उनका मैथ्स में उनके स्कोर अच्छे आएंगे। फिर डर को कम करना। जैसे आपको पता ही होगा कि मैथ्स को लेके बच्चे के मन में डर रहता है, काफ़ी बच्चों के मन में मैथ्स को लेके डर रहता है, और उसी डर का रिजल्ट ये होता है कि बहुत से बच्चे मैथ्स में स्ट्रगल करते हैं आगे चल के। तो अगर उनको शुरू में ही उनकी जो एक गणना को लेकर, क्योंकि गणना मैथमेटिक्स का बहुत बेस एक टॉपिक है, या मैथमेटिक्स का जो बिल्कुल फंडामेंटल है वो गणना ही है। अगर बच्चों को गणना अच्छे से आएगी तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा, क्योंकि अगर जैसे जैसे उनके आंसर सही आएंगे तो उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे जो उनका डर है मैथ्स को लेकर वो भी क्या होगा, कम होगा। फिर व्यवहारिक शिक्षण। गणना को व्यवहारिक और उपयोगी बनाने में शिक्षकों को सहायता मिलेगी। और लास्ट, बेहतर शिक्षक पद्धतियाँ। बेहतर शिक्षण पद्धतियाँ अपनाने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट बारी आती है समस्या का क्षेत्र और विशेष विवरण। इसमें फिर हम समस्या का क्षेत्र बताएंगे। समस्या का क्षेत्र वही हम अपने टॉपिक को थोड़ा एलोबरेट करके लिख रहे हैं कि जो हम प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की है उसका हम यहाँ पर एरिया वो करेंगे, और लास्ट में हम उसको समस्या का विशेष विवरण में हम उसका विवरण देंगे, उसको स्पेसिफाई करके लिखेंगे अपनी प्रॉब्लम को कि जब मैं कक्षा 7 को पढ़ा रहा था एक XYZ स्कूल में, तो मैंने ये कठिनाइयाँ देखी। वहाँ क्या कठिनाइयाँ देखी कि जो छात्र हैं वो संख्याओं की सही गणना करने में उनको समस्या हो रही है, या वो असफल हो रहे हैं सही गणना करने में। गणितीय सूत्रों और विधियों को सही ढंग से लागू करने में उनको कठिनाई हो रही है। तेज और सटीक गणना करने में असमर्थता है उनकी, इनकेपेबल हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। गणितीय गणना को समझने और व्यवहारिक रूप से उपयोग करने में भी उनको समस्या हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है, अब हम कॉजेज देखेंगे। अब हम इसके कारण देखेंगे, और जो हमने कारण लिया है उसका हमको प्रमाण कहाँ से मिला, हम उसमें प्रमाण भी इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, और फिर बताएंगे कि ये तथ्य है या हम ये जस्ट अनुमान लगा रहे हैं, और फिर क्या हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं, हम इसको क्या ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसे सबसे पहले मैंने कारण लिया है कि छात्रों की गणना में रुचि की कमी। सबसे पहले तो उनको इंटरेस्ट नहीं है,
तो अब ये मैंने कैसे पता लगा इसका प्रमाण, तो छात्रों का मैंने अवलोकन करके। अब जब मैं अवलोकन कर रहा हूँ तो ये एक तथ्य ना होकर ये मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ। क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है? हाँ, इसके नियंत्रित किया जा सकता है। अगर मैं अपना टीचिंग मेथड में चेंज करूँ, अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज करूँ, कुछ रिसोर्सेज, कुछ कुछ TLMs वगैरह का यूज करूँ, तो हाँ, उनमें उनका इंटरेस्ट इस कैलकुलेशन को लेके, गणना को लेके डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेजर कारण है वो मैंने लिया है गणना का अभ्यास कम। छात्र जो हैं वो प्रैक्टिस कम करते हैं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस घर में कम करते हैं। तो ये इसका प्रमाण मुझे पता चला छात्रों से पूछताछ करके। तो ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, अगर बच्चे जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो उनकी जो कैलकुलेशन है, जो गणना है, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसे ही तीसरा कारण है गणना के पारंपरिक और उबाऊ तरीके। हाँ, ट्रेडिशनल मेथड्स और जो बोरिंग मेथड्स बोल सकते हैं, वैसे मेथड से लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो आजकल इसके लिए थोड़ा इंगेजिंग मेथड्स आ चुके हैं कैलकुलेशन के, गणना के। तो उस सब को अगर मैं यूज करूँगा तो हाँ, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिर विजुअल एड्स की कमी जो बच्चों की अभी तक पढ़ाई हुई है गणित में, वो उनको विजुअल ऑडियो एड्स या विजुअल एड्स वगैरह यूज़ नहीं किए गए हैं। उनमें TLMs वगैरह उनका टीचर्स जो उनको पढ़ाया होगा तो उसमें उन्होंने यूज़ नहीं किए हैं। तो ये सब और भी कारण है इसमें मैंने दे रखे हैं। तो आप ऐसे करके कारण, प्रमाण और ये तथ्य या अनुमान और क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं, ऐसे करके ये पूरा टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है अब क्रियात्मक परिकल्पना की। अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्शन हाइपोथेसिस। यहाँ हम एक पॉसिबल सॉल्यूशंस इसके लिए निकालेंगे और फिर उसका एक प्लान बनाएंगे, उसको फिर फॉलो करेंगे अपनी एक्शन रिसर्च में। तो सबसे पहले खेल और गतिविधियाँ। हम खेल में गणना को हम खेल गतिविधियों के साथ, पहेलियों के माध्यम से सिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे छात्रों में रुचि भी बढ़ेगी। मानसिक गणना, संख्याओं की तेज गणना के लिए मानसिक गणना के अभ्यास से सुधार होगा। फिर दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे और नियमित अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतनी उनकी जो कैलकुलेशन है, जो गणना है, वो इम्प्रूव होगी। और वास्तविक जीवन से जोड़ना, हाँ, उसको जो हम उनको पढ़ा रहे हैं उसको हम रिलेट करेंगे उनकी रियल लाइफ से, तो वो और ज़्यादा उसको सीखेंगे। अब बारी आती है जो हमने एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमने कौन कौन सी सामग्री यूज की। तो इसमें हम वो सामग्री जो हमने एक्शन रिसर्च में यूज की उस सबको यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे। जैसे नंबर चार्ट, अंक रेखा, गणना कार्ड, गणना खेल, गणना वर्कशीट, गणितीय पहेलियाँ, समूह चर्चा वगैरह हमने अपनी जब हम एक्शन रिसर्च कर रहे थे हमने इन सबको यूज किया, तो हम यहाँ उनको लिखेंगे। उठाए गए कदम, अब हमने कौन कौन से कदम किए। सबसे पहले हमने एक पूर्व परीक्षण किया, जैसे प्री टेस्ट लिया हमने। सबसे पहले प्री टेस्ट से हमको पता चल गया कि हाँ यार, जो प्रॉब्लम हमने ली है वो जेन्युइन है, वो एकदम सही प्रॉब्लम है। उसके बाद अब हम एक्शन हाइपोथेसिस जो हमने इससे पहले जस्ट कुछ पॉइंट्स वो किए थे, अब हम उनको अप्लाई करेंगे। फिर जब हम उनको अप्लाई कर लेंगे उसके बाद लास्ट में हम एक और टेस्ट लेंगे जिसको हम बोल रहे हैं उत्तर परीक्षण या पोस्ट टेस्ट। उससे हमको पता चल जाएगा कि जो हमने इतनी सारी चीज़ें जो हमने की क्लासेस में टीचिंग के दौरान, या जो हमने नए इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की, उनसे सच में इंप्रूवमेंट आया है क्या, नहीं आया है। और यही जो ये उठाए गए कदम है, ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे तो एक टेबल फॉर्मेट में लिखे हुए होंगे। देखिए वही हैं सारे, वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने लिया है प्री टेस्ट, छात्रों की गणना करने की क्षमता की जांच। वो हो जाती है हमारी प्री टेस्ट से। एक लिखित परीक्षा लेंगे हम, संसाधन होगा हमारा एक प्रश्न पत्र और 1 दिन का इसमें समय लगेगा। अब जब हमको पता चल गया कि बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए, बच्चे कैलकुलेशन या गणना नहीं कर पाए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्शन हाइपोथेसिस। जो हम इसमें हम सॉल्यूशन लाने के लिए जो हम चेंज ला रहे हैं, हम जो टीचिंग मेथड्स में चेंज ला रहे हैं, टीचिंग टेक्निक्स में चेंज ला रहे हैं, जो हम विजुअल एड्स का यूज़ कर रहे हैं, जो हम फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, जो हम खेल में बच्चों को गणित सिखा रहे हैं, जो हम बच्चों से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हम बच्चों को एक अच्छा होमवर्क दे रहे हैं, हम बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं, हम बच्चों को क्लास में और इंगेजिंग बना रहे हैं, वो सब हम करेंगे अब आने वाले कुछ सप्ताह में। और उसके बाद लास्ट में लिया जाएगा एक पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट से हमको फिर एक रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ, जितना हमने ये सब किया उससे हमको क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, हमने क्या किया, नंबर चार्ट और अंक रेखा के उपयोग से सिखाया बच्चों को। तरीका क्या था, दृश्य विधि था। और संसाधन क्या हमने यूज किए, चार्ट और अंक रेखा यूज की। और ऐसे उसमें समय सीमा लिखनी होती है, तो ये पूरा चार्ट बनेगा ऐसे करके। नेक्स्ट बारी आती है, अब हमने आंकड़े कहाँ से मिले हमको। एक मिला हमको आंकड़ा पूर्व परीक्षण या प्री टेस्ट से। जो हमने प्री टेस्ट लिया था शुरू में 20 में से, जैसे इन बच्चों के नंबर है जो डार्क पर्पल है, उसमें से उनके जो ये पूर्व परीक्षण के जो अंक हैं वो दिखा रखे हैं, जो कि साफ साफ दिख रहा है इस बार ग्राफ को देख के कि वो कम थे। लेकिन जब हमने अपने न्यू
टीचिंग टेक्निक्स, न्यू मेथड्स, या जो हमने न्यू एक्शन हाइपोथेसिस में जो हमने स्टेप्स लिए थे, जब हमने वो स्टेप्स सारे करके देख लिए क्लास में, तो उसके बाद जो हमने लास्ट में जो एग्ज़ाम लिया वो था उत्तर परीक्षण यानी पोस्ट टेस्ट। तो उसमें देखेंगे कि सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इससे पता चलता है कि जो भी मेथड हमने यूज किए, जो भी हमने इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए जो भी हमारे एफर्ट्स थे, वो सब एकदम पॉजिटिव रिजल्ट उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32.5% से बढ़कर जो रिजल्ट है या जो उनके मार्क्स हैं वो 70% हो गए हैं, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल जंप है। अब इसका मूल्यांकन वही कि छात्रों की गणना करने की क्षमता में 37.5% सुधार हुआ। तो उससे क्या पता चलता है कि जो हमने खेल, पहेलियाँ और दृश्य सामग्री के उपयोग से छात्रों की गणना में रुचि बढ़ी। अब जो हमने उनको नियमित अभ्यास करवाया और मानसिक गणना से छात्रों की गणितीय गति और सटीकता में भी वृद्धि हुई है। समूह गतिविधियों और क्विज प्रतियोगिताओं ने छात्रों को गणना के प्रति अधिक आत्मविश्वास दिया। उनका फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। जब उनकी एक बार इंटरेस्ट बढ़ गया, रुचि बढ़ गई, उसके बाद अब डेली प्रैक्टिस की बच्चों ने, तो फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है उस सब्जेक्ट को लेके वो भी जैसे जैसे उनके आंसर सही आएंगे, जैसे जैसे उनको भी तो अपना रिजल्ट दिखेगा कि यार हम में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। और जब हम में सुधार हमको खुद महसूस होने लगता है कि बच्चे को जब लगता है कि हाँ यार मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है उस सब्जेक्ट को लेके वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, या उसका ओवरऑल एक जनरल कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। गणना को दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़ने पर छात्रों की समझ और रुचि दोनों बढ़ी। हाँ, अगर हम डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, सपोज मैथ्स के भी जो वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, वो डेली लाइफ से रिलेटेड ही होती है। तो अगर बच्चे की कैलकुलेशन भी अच्छी है और बच्चे की कैलकुलेशन अगर हम अच्छी करना चाह रहे हैं, तो अब उसको हम रिलेट करके अगर उनको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, तो वो ज़्यादा अच्छा उस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि इन द एंड वो एक सोसाइटी में रह रहा है या वो सब वो डेली लाइफ में देख रहा है वो चीज़ें, तो वो उसको ज़्यादा आसानी से वो कैलकुलेट कर पाता है। फिर बारी आती है निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में भी वही कि जब हमने देखा कि जितनी भी हमने क्रियात्मक शिक्षण तकनीकों के माध्यम से छात्रों की गणना करने की क्षमता में इतने % वृद्धि हुई है। खेल, पहेलियाँ और दृश्य सामग्री से गणना को हमने रोचक बनाया था, वो सब लिखना है इसमें। नियमित अभ्यास से गणना की गति और सटीकता में सुधार हुआ। तो ये शोध क्या दर्शाता है, जो हमने क्रियात्मक अनुसंधान या जो ये शोध किया वो दर्शाता है कि यही शिक्षण तकनीकों का उपयोग करके कक्षा 7 के छात्रों की गणना करने की क्षमता में सुधार किया जा सकता है। और हम लास्ट में एक अपना फाइनल कमेंट, अंतिम टिप्पणी देते हैं कि गणना कौशल का विकास केवल कक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि शिक्षण विधियों में नवाचार और सहभागिता बढ़ाई जाए तो छात्र गणित को कठिन नहीं बल्कि एक रोचक और उपयोगी विषय के रूप में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्शन रिसर्च पसंद आई हो। मैंने थोड़ा हिंदी ट्राई किया क्योंकि आप ही में से एक सब्सक्राइबर ने इसमें रिक्वेस्ट की थी कि एक जो एक्शन रिसर्च है वो उनको मैथमेटिक्स में हिंदी में चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिक्षा पल्स। थैंक यू।